नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज हम चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। तो रशिया यूक्रेन वॉर में वी विल बी फोकसिंग ऑन हाउ दिस वॉर हैज बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। लाइक रशिया यूक्रेन वॉर वॉज अनएक्सपेक्टेड। डेफिनेटली रशिया एंड यूक्रेन के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। लाइक इट वाज लाइक अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर, जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ टसल हमेशा चलता रहता है। तो डेफिनेटली रशिया यूक्रेन के बीच में टसल इतना सीवियर नहीं था फॉर श्योर, बट डेफिनेटली लाइक देयर वर सम कल्चरल डिफरेंसेस एंड रशिया ऑलवेज वांटेड टू लाइक कॉन्कर यूक्रेन। जैसे कि पहले उसने क्रीमिया को कॉन्कर किया था, but it was unexpected. Russian invasion of Ukraine was unexpected, and ये घटना घटी। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। रशिया इन्वेडेड द यूक्रेन एंड भारी तबाही मचाई। आज अगर आप लॉसेस देखो वहां पे कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, कितने लोग बेघर हो गए। लाइक मिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल, लाइक 30 to 40 मिलियंस, 3 से 4 करोड़ लोग, दे हैड टू डिस्प्लेस। उनको यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी सिटीज में बमबारी, दिन दहाड़े बमबारियां हो रही थी। इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है। And जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग, मीडिया कवरेज इस वॉर का किया गया, दैट वाज नॉट गुड। क्योंकि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, जो मानवता वाला एंगल था, वो बहुत मिसिंग था। दे वर जस्ट रिपोर्टिंग फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग। आप खुद इमेजिन करो कि एक ऐसा वॉर, एक अच्छी शांत पूर्वक सिटी, आराम से पीसफुली वहां पे लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मेंटेन्ड है, देर इज अ पीस, देर इज हार्मोनी, अच्छे से सब कुछ हो रहा है। उस सिटी में दिन दहाड़े अगर कोई अटैक करते, रशिया अगर दिन दहाड़े जो मेजर सिटीज हैं आपकी यूक्रेन की, उस पर दिन दहाड़े उन्होंने अटैक किया, कितनी सारी मिसाइल्स गिराई, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर दिया, कितने सारे स्कूल्स बर्बाद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बर्बाद कर दिया, बहुत बड़े लेवल पे डैमेज पहुंचाया। एंड लोगों को जान बचानी थी भाई, दिन दहाड़े वहां मिसाइल्स गिर रही है। एंड यूक्रेन तो कितना क्लीन सिटी है। ऐसा तो है नहीं कि यूक्रेन ने कोई टेरर अटैक किया या किसी टेररिस्ट को छुपा के रख रखा है। भाई मिडल ईस्ट में फिर भी चलो समझ में आता है कि जो सीरिया है, वहां पे आईएसआईएस का क्या कहते हैं नेक्सस है। लाइक वेस्ट वेस्ट हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि सीरिया, लेबनान, ये जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, दे आर गिविंग राइज टू आईएसआईएस टेररिज्म एंड दे आर अटैकिंग टू लाइक डिस्ट्रॉय द टेरर एलिमेंट्स। वो फिर भी समझ में आता है। बट यूक्रेन तो भाई वहां पे कोई वो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है नहीं, उस पे दिन दहाड़े अटैक कर दिया। एंड भाई कितने 4 से लाइक नंबर्स वो ये कह रहे हैं कि 30 से 40 मिलियन पीपल दे गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट द प्राइम सिटीज, द मेजर सिटीज। डिस्प्लेस मतलब उनको छोड़ के भागना पड़ा, अपनी पूरी घर गृहस्थी सब छोड़ के भाग गए। वो कहाँ तो भागे होंगे, कहाँ उनको शरण मिली होगी, है ना। एंड अगर लोग वापस भी आए होंगे तो उनका उनका पूरा तबाह हो गया। कितनी सारी सोसाइटीज वहां पे तबाह हो गई। कैसे तो वो अपना फिर से जीवन करेंगे, है ना। तो दैट वाज लाइक अ वेरी इनह्यूमन एक्ट, बहुत ही इनह्यूमन एक्ट है। एंड वही आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है। क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर तो बहुत ही बड़ा एक डिस्कशन है, वो तो अभी हम करेंगे भी नहीं। उस पर तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। जब भी हम उस लेक्चर डिस्कस करेंगे, एक एक चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेरी बिग। वो भी हम जरूर कभी करेंगे, करना भी चाहिए। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर एक हिस्टोरिक इवेंट है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इतना बड़े मात्रा में जो मानवता को हानि पहुंचाई गई है, वो रशिया यूक्रेन वॉर है। एंड उसके साथ साथ अभी इजराइल गाजा गाजा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। उसमें भी बड़ी भारी मात्रा में गाजा के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भाई उनको दिन दहाड़े अपना क्या कहते हैं शहर छोड़ के भागना पड़ा। कितने सारे बच्चे बेघर हो गए, कितने सारे स्कूल्स वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए। वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस है रशिया यूक्रेन वॉर। एंड उसमें भी हमारा जो फोकस होगा वो होगा
इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि ये जो वॉर हुआ रशिया यूक्रेन का, इसकी वजह से पूरा जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस ये पूरा चेंज हो गया। क्योंकि अभी तक वेस्ट के अंदर एक ईगो था। वेस्ट वेस्ट हमेशा ये मान के चलता था कि भाई वेस्ट मतलब यूरोप एंड यूएस, है ना। क्योंकि अभी भी जो 21st सेंचुरी हो गया या 20th सेंचुरी हो गया, वेस्ट ही तो रूल कर रहा है, क्योंकि वेस्ट में सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। तो वेस्ट अपने आप को विश्व गुरु मानता है। एंड जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी जो असली पावर है वो तो वेस्ट के पास ही है ना। जो वेस्ट की जो कंट्रीज है, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इनके पास असली पावर है। रशिया के पास भी है, बट स्टिल वेस्ट का हमेशा बोलबाला रहा है। वेस्ट अपने आप को हमेशा विश्व गुरु मानता आया है। अब ये जो रशिया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन पे अगर हमला हुआ है तो यूरोप पे हमला हुआ है। इस दिन दहाड़े यूरोप पे हमला हुआ है। एंड इतने आश्चर्य की बात है कि इस घटना को 3 साल हो गए आज। 3 साल से भी ज्यादा हो गए, है ना। 3 साल से भी ज्यादा हो गए, अभी भी क्या कहते हैं, लड़ाई चल रही है। तो कहने का अभी तक भी वो जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी कितने भारी मात्रा में रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा है ना, डिस्ट्रक्शन। तो पूरा जियो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया है। इसको कहते हैं ना जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स, वो पूरा चेंज हो गया है। ये जो रशिया यूक्रेन, लाइक रशिया इन्वेजन इन द यूक्रेन, क्योंकि यहाँ पे रशिया एक एग्रेसिव पावर के रूप में देखने को आ रहा है ना। रशिया ने दिखा दिया कि इट इज वेरी एग्रेसिव। ना तो वो यूएस से डरता है, ना वो यूरोप से डरता है। तो अब बाईपोलर, पहले क्या था, बाईपोलर था। बाईपोलर इन द सेंस कि पहले हमको हमेशा लगता था कि यूएस एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। असली कॉन्फ्लिक्ट हमको लगता था कि यूएस और चाइना के बीच में है। तो बाईपोलर वर्ल्ड था, जहाँ पे कि दो बड़ी पावर्स थी, यूरोप एंड यूएस एक टीम के पार्ट है, एंड रशिया एंड चाइना एक टीम के पार्ट है। बट अब ये रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, तो अब ये बाईपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ती नजर आ रही है, जहाँ पे चाइना अपनी एक अलग तरीके से हेकड़ी वो कर रहा है, रशिया का अपना अलग एजेंडा है, एंड वेस्ट का अपना अलग एजेंडा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड। और अब इसराइल का भी एक अलग एजेंडा अपने को देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इसराइल एग्रेसिवली, क्योंकि ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है कि आज इतने साल हो गए, भाई इसराइल जो है, इसराइल का जो इंटेलिजेंस है मोसाद, कितने साल से वो ऑपरेट कर रहा है, और वो इतने अच्छे से वो ऑपरेशंस कर रहा है कितने सालों से पीसफुली। क्योंकि देखो इसराइल हमेशा पीसफुल ऑपरेशंस में यकीन रखता है कि भाई वो दुश्मन को मतलब न्यूट्रलाइज भी कर देता है, तो किसी को भनक भी नहीं लगती है। दैट इज द राइट वे। अब अचानक से जब से ट्रम्प इलेक्शंस हारे हैं, जब से जो बाइडेन की सरकार बनी है, लाइक आफ्टर कोविड जो बाइडेन केम इनटू पावर, एंड जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं, पूरा जियो पॉलिटिक्स का तहस नहस हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जो हमने कभी सोची नहीं थी। पहले तो तालिबान को फ्री कर दिया, है ना। अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी ट्रूप्स हटा ली। वो भी एक काफी आश्चर्य की बात थी कि कितने पैसे लगाए, एक ही झटके में सारी ट्रूप्स हटा ली, तालिबान को आजाद कर दिया, है ना। तो वो भी एक अब तालिबान को आजाद करने का मतलब क्या है, टेररिज्म को बढ़ावा देना। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे। हालांकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट कर रहा हूँ, बट लेट अस डिस्कस। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, सो दैट आप, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, तो वी शुड बी नोइंग द फैक्ट्स। तभी तो हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ अच्छी बातें बता पाएंगे, अच्छी बातें लिख पाएंगे। या अगर आप आगे चल के ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, तो आप अच्छी अच्छी फॉरेन पॉलिसीज बना पाओगे जब अपने को ग्राउंड रियलिटी पता होगा। तो तालिबान की अगर हम बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। आप कहोगे कि ऐसा कैसे। अरे तालिबान क्या कर रहा है आज, अफगानिस्तान में जितने भी इनोसेंट लोग हैं, स्पेशली जो विमेन हैं, उनके साथ कितना वो अत्याचार कर रहा है। उनको पढ़ने नहीं दे रहा है, उनको वो फौज में भर्ती कर रहा है। आज तालिबान अपनी खुद की फौज बना रहा है, सबको भर्ती कर रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, हम तो अपना परचम लहराएंगे,
हम इसको कब्जा करेंगे, हम उसको कब्जा करेंगे, पता नहीं वो क्या क्या वहां पे ये सब चल रहा है अभी। और वो क्यों चल रहा है? यूएस का विड्रॉल से। तो एक तरीके से टेररिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि जो यूएस पे टेरर अटैक हुआ था 9/11, उसमें इन्हीं एलिमेंट्स का तो हाथ था। अफगानिस्तान में ये जो ओसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान का थोड़ी ना था, वो तो अफगानिस्तान का था। तो अभी क्या 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 कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो ध्यान दिया नहीं, इनको खुल के ऑपरेट करने दिया, एंड उन्होंने फिर बहुत इतना न्नुकसान पहुंचा दिया। तब जाके यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो हम अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल करेंगे, ये जितने भी ये छोटे छोटे टेरर हब्स है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि इनकी औकात ही ना हो, इनकी हिम्मत ही ना पड़े हमारी तरफ नजर उठा के देखने की। एक अच्छा इंटेंशन था, एक अच्छा क्या कहते हैं फंड भी वहां जा रहा था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों का पैसा ही है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। बट स्टिल इट्स ओके दैट यूनाइटेड स्टेट्स ने सिक्योरिटी को इंश्योर किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात किया, एंड उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई हम वॉच करेंगे कि अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा कोई टेरर ग्रुप पनपे ना, लाइक ग्रो ना करे, सो दैट ऐसी घटना फिर कभी ना घटे। एंड इट वॉज सक्सेसफुल, इट वॉज सक्सेसफुल इन अटेम्प्ट्स, क्योंकि 9/11 के बाद ऐसी घटना कभी नहीं घटी। एंड जो बाइडन ने पता नहीं क्या किया कि विड्रॉ कर दिया। तो इट इज अ बिग क्वेश्चन इन लाइक जियो पोलिटिकल डायनामिक्स, इट्स अ बिग क्वेश्चन। उसके बाद अचानक से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इजराइल ओपनली इतना एग्रेसिव कैसे हो, क्योंकि इजराइल जो है वो ऑपरेशंस तो करता आ रहा है, बट ओपनली वो कभी भी अटैक नहीं करता है। आज इतने साल, डेकेड्स का अगर आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि आज इजराइल जो है वो इतने सेंसिटिव एरिया में सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास मुस्लिम वर्ल्ड, उसके बावजूद भी वो कितने अच्छे से सरवाइव कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। एंड उसके जो ऑपरेशन है, उसके जो मिशन है, एवरीथिंग वो सीक्रेट रखता है, कभी भी ओपनली वो अटैक करता ही नहीं है। और करता भी है तो वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने किया है, वो ब्लेम किसी और को ही करेगा ना, लाइक दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वो तो एक अलग बात हो गई, बट स्टिल जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते आए हैं, जो हिस्ट्री अगर आप देखो इजरायली ऑपरेशंस की, तो हमेशा इट बिलीव्ड इन सीक्रेसी। एंड अचानक से इजरायली इंटेलिजेंस को क्या हो गया जब से जो बाइडन पिक्चर में आए हैं? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो मतलब ये सब जो डिस्कस हम कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को हमारा जो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी जो है जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स का जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल चुका है, जहाँ पे कि हुतीस अपने को देखने को मिलता है जो रेड सी में हाईजैक कर देते हैं, ब्रिटिश लाइक यूके के भी वो शिप्स हाईजैक कर देते हैं, चाइना के शिप्स वो हाईजैक कर देते हैं। वो भी एक क्योंकि हुतीस क्या है, वो पायरेट्स है। अब अगर चाइनीज फोर्सेस या ब्रिटिश फोर्सेस अगर पायरेट्स को नहीं न्यूट्रलाइज कर पा रही है, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी हार हो गई ना, क्योंकि पायरेट्स के पास इतनी पावर होती नहीं है। पायरेट्स के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर वो इतने बड़े बड़े जहाज, यूके के जहाज एंड भारत के भी जो जहाज है जो वहां जा रहे हैं, उसको अगर वो हाईजैक कर पा रहे हैं, तो ये इंडियन नेवी का एक फेलियर है। तो वो सब भी घटनाएं अपने को देखने को मिली। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि जियो पॉलिटिकली जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है आफ्टर कोविड-19। जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तब से वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब ट्रम्प फिर से पावर में आए हैं, तो देखते हैं ट्रम्प क्या करते हैं। देर इज अ चांस दैट चीजें सुधरेगी। लेट अस सी कितना वो सुधरता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम रशिया यूक्रेन वॉर पे ही पूरा फोकस करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ उसकी वजह से ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होगा, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक अच्छे अच्छे डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप अपने आंसर्स में एक अच्छा आपको सब्सटेंस मिलेगा। इस लेक्चर का मेन एजेंडा यही है कि हम इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें कि अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, तो वो डायमेंशंस आपको क्लिक हो जाए। वो अगर आप डायमेंशंस अपने एग्जाम में लिखोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे द रशिया यूक्रेन वॉर, अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो कैसे ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन जो जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गई है। वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे विद सम की डायमेंशंस। एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि यूक्रेन पे दिन दहाड़े हमला करना, रशिया का यूक्रेन को इन्वेड करना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है यूनाइटेड नेशंस के सामने। क्योंकि अगर कोई कंट्री इस तरीके से सारे रूल्स को तोड़ के अगर किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रही है, तो जो सॉवरेनिटी है उसकी बात कहाँ चली गई? क्योंकि एवरी एवरी कंट्री, एवरी नेशन इज सॉवरिन, मतलब इट्स इंडिपेंडेंट, इट हैज इट्स ओन बाउंड्रीज। एंड हमेशा यही यही रूल कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें, वो यही कहता है कि एवरी कंट्री शुड रेस्पेक्ट एवरी अदर कंट्रीज बाउंड्रीज। एंड अगर कोई कंट्री उस रेस्पेक्ट को तोड़ के वो बाउंड्री को इन्वेड करके कब्जा कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स उसमें। तो अगर हम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की बात करें, कुछ की डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, इट इज अ डायरेक्ट चैलेंज, इट्स अ चैलेंज टू द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो बेसिकली द आइडिया इज दिस, इसको अगर हम अच्छे से डिस्कस करें, तो आफ्टर कोल्ड वॉर, क्योंकि देखो हुआ क्या ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद भी लाइक इट वाज सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन में सारी कंट्रीज थी, लाइक रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, क्रीमिया, ये सब एक ही थे, दे वर सोवियत यूनियन। अब हुआ क्या, अ, जब सोवियत यूनियन एग्जिस्टेंस में था, तो सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हमेशा लड़ाई चलती थी, कोल्ड वॉर। एंड 1990s में ये कोल्ड वॉर काफी भीषण रूप इसने ले लिया था। अब डेफिनेटली हम वर्ल्ड वॉर 3 अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जो जापान पे जो न्यूक्लियर अटैक हुआ, उससे पूरी दुनिया हिल गई। उसके बाद क्योंकि जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखा, तो सब सब डर गए, क्योंकि इट वाज मैसिव डिस्ट्रक्शन। अब वो जापान में जहाँ पे वो एटम बम गिरा था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे आज भी उसका इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। तो सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब हम वॉर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब सबके पास न्यूक्लियर पावर है, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अगर वॉर हो गया तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया तो हुआ ऐसा था कि रशिया एंड यूनाइटेड, लाइक सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में काफी टेंशंस थी। उसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। कोल्ड वॉर मतलब वो क्या कहते हैं, हिडन टेंशंस थी, वो दिखाते नहीं थे, बट इंटरनली काफी टेंशंस थी, एक दूसरे को वो हार्म पहुंचाने की कोशिश करते थे। दैट इज कोल्ड वॉर। तो कंट्रीज ने, जैसे यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि ये डिस्प्यूट कैसे भी करके रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाएगा तो भारी नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, सोवियत यूनियन पे प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ये सब एक हो गए। एंड सोवियत यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई वो वॉर कर ले, क्योंकि वॉर अगर करेंगे, उनके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, तो ये वेस्ट भी तो पावरफुल है, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक हो जाएगा तो बहुत इजीली रशिया, लाइक सोवियत यूनियन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक नेगोशिएशन हुआ एंड सोवियत यूनियन टूट गया, क्योंकि सोवियत यूनियन, इट फेल्ट वीक इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट, इन फ्रंट ऑफ द नेटो। वो टूट गया, और टूटा तो यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, यूरोप का पार्ट बन गया वो, बेलारूस आपका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ऐसे उसके नेबरिंग में वो सारे आपके इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, उसमें एक बहुत बड़ा चंक रशिया, जो सोवियत यूनियन था, वो रशिया बन गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर कोल्ड वॉर एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। मतलब कि रशिया को साफ साफ ये आदेश दिया गया कि वो जो है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं,
जो इंडिपेंडेंट हो गए रशिया सोवियत यूनियन से, उसकी वो इज्जत करेगा। मतलब उसकी जो सॉवर्निटी है उन कंट्रीज की, और उन कंट्रीज की जो इंटीग्रिटी है उसकी वो इज्जत करेगा, ये कहा गया था। मतलब ये रूल्स बनाए गए थे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पे जो मेन फोकस था, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवर्निटी, कि रशिया शुड रेस्पेक्ट यूक्रेन एज अ कंट्री, इट शुड रेस्पेक्ट द बॉर्डर्स, रशिया शुड रेस्पेक्ट बेलारूस एज अ कंट्री एंड इट्स बॉर्डर। तो ये क्या कहते हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था। एंड काफी सालों तक ये चला भी। एंड 13 या 14 में रशिया ने इसको वायलेट किया, इस रूल को वायलेट कैसे किया, उसने क्रीमिया पे अटैक कर दी, तो क्रीमिया पे उसने कब्जा कर लिया। एंड काफी टाइम से रशिया कोशिश कर रहा था यूक्रेन को वापस लाने की। अब जैसे रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इट इज चैलेंजिंग द रूल बेस्ड सिस्टम विच वॉज एस्टैब्लिश पोस्ट कोल्ड वार। पोस्ट कोल्ड वार जो इंटरनेशनल सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम, जो ऑर्डर बनाया गया, जो वेस्ट ने इम्पोज किया रशिया पे, रशिया ने उसको वायलेट करके वेस्ट को खुलेआम चुनौती दे दी। उसने, रशिया ने वेस्ट को खुलेआम चुनौती दे दी। एंड ये एक बहुत सोचने की बात है। सोचने की बात इसीलिए है क्योंकि 1990s, लाइक वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी सोवियत यूनियन एंड वेस्ट का, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का कोल्ड वॉर था, आपस में टसल था। बट सोवियत यूनियन कमजोर पड़ गया, लाइक नाटो के सामने सोवियत यूनियन कमजोर पड़ गया, उसको उनकी बात माननी पड़ गई यूएस एंड यूरोप की, एंड उसको टूटना पड़ गया। सोवियत यूनियन रशिया में ब्रेक हो गया। अब 21st सेंचुरी में रशिया के पास ऐसी क्या पावर आ गई कि वो खुलेआम चुनौती दे रहा है। आज जैसे वहां के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, या जो रशिया है, रशिया आज खुलेआम चुनौती दे रहा है कि भाई हमने, उसने दिन दहाड़े सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन को कब्जा कर लिया। 3 साल से आज वो लड़ाई कर रहा है, एंड वो खुलेआम चुनौती दे रहा है नेटो को, वेस्ट को। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि रशिया के पास ऐसी क्या चीज हाथ लग गई। एंड कैसे जो वेस्ट है आपका, वो चुपचाप, मतलब चुपचाप तो नहीं कहेंगे, वो भी लगा हुआ है, वो यूक्रेन को फंड कर रहा है, बट स्टिल वो नेगोशिएट क्यों नहीं कर पाया। जो काम कोल्ड वार के टाइम जो नेगोशिएशन हुआ, वो अब क्यों नहीं हो पा रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स इतना ठंडा, लाइक नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, अब यूनाइटेड नेशंस इतना ठंडा कैसे पड़ गया, क्योंकि पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। इट जो वर्ल्ड वॉर 3 के जो आसार थे, उसको उन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया, एंड एक ग्लोबल पीस, ग्लोबल हार्मोनी अचीव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया यूनाइटेड नेशंस ने 1990s में, जब ये सोवियत का ब्रेकडाउन हुआ। अब यूनाइटेड नेशंस इतना वीक कैसे हो गया, अब इतना ठंडा कैसे पड़ गया, स्पेशली जो वेस्ट है आपका, यूरोप एंड अमेरिका, वो इतना वीक कैसे हो गए डिस्पाइट दे बीइंग द विश्व गुरु। इट्स अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये बात अपने को बिल्कुल समझ में आई, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इट इज अ चैलेंज टू द रूल बेस्ड सिस्टम विच वाज एस्टैब्लिश्ड पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अलावा जो दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इट इज रीअलाइनमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल अलायंसेस। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, इन्वेड किया, पूरा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ, जो वेस्टर्न अलायंस है, जो नेटो, वो और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यूक्रेन पे हमला करना मतलब यूरोप पे हमला करना। तो अब नेटो में क्या है, नेटो में सारी वेस्ट की कंट्रीज है, तो यूरोप एंड अमेरिका, तो ये दोनों फिर से एक हो गए। लाइक इनके जो रिलेशन थे बहुत बहुत स्ट्रांग हो गए कि भाई हमको मिलके रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सो बिकॉज ऑफ दिस रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, वी कैन सी द स्ट्रेंथनिंग ऑफ, एंड इसमें नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके साथ साथ डीपनिंग डिवीजन बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, क्योंकि इससे पहले रशिया एंड वेस्ट के अच्छे रिलेशंस थे, स्पेशली यूरोप, रशिया एंड यूरोप के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जहाँ पे कि हमने देखा कि कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस में, जो इंटरनेशनल समिट्स थे, जो वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत अच्छे से लाइक मिलते थे वेस्टर्न लीडर्स के साथ, लाइक एंजेला मर्कल जो जर्मनी, या जो फ्रांस के एम्यूअल मैक्रॉन, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना, उनके साथ इनके अच्छे टर्म्स थे। एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी लाइक अच्छे टर्म्स थे इनके, ऐसा नहीं है।
बट अब जब रशिया ने दिन दहाड़े यूक्रेन पे इन्वेड कर लिया, तो रशिया एंड वेस्ट का जो रिलेशन है वो खराब हो गया। तो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया। एक तरफ मतलब नाटो और स्ट्रांग हो गया, नाटो और स्ट्रांग हो गया और सीरियस हो गया, एंड रशिया एंड वेस्ट के बीच में, स्पेशली यूरोप के बीच में चीजें बहुत खराब हो गई। खराब इतने लेवल पे हो गई कि यूरोप ने तो बहुत भारी सैंक्शंस लगा दिए। आज भी रशिया पे बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस मतलब ट्रेड ट्रेड कट ऑफ कर दिया, ट्रेड कट ऑफ कर दिया। यूरोप ने कह दिया कि भाई हम ना तो रशिया से इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, एंड उससे रशिया के कितने सारे बिजनेसेस को हानि पहुंच रही है। लाइक रशिया में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आज बिना क्या कहते हैं, जो उसमें होता है ना एक प्रोटेक्शन सिस्टम, कि जब कोलिजन होता है तो वो बैलून निकल के आ जाता है, जो कुछ कहते हैं, वो सारी चीजें अब उसके बिना की कार बन रही है वहां पे, क्योंकि वो जितना भी कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम है वो यूरोप से इंपोर्ट होता था। अब वो सैंक्शंस लग गए, वो अब इंपोर्ट हो नहीं रहा है, तो कितनी सारी चीजें एवे ही मैन्युफैक्चर हो रही है। तो रशिया को भी बहुत सफर करना पड़ रहा है ट्रेड सैंक्शंस की वजह से। अब अमेरिका ने भी कितने सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया की इकोनॉमी पे जरूर फर्क पड़ रहा है। तो 3 साल से ये सैंक्शंस लग रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने कि कैसे तो वहां के लीडर या वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको यूक्रेन में ऐसा क्या दिख गया कि वो इतना लॉस झेलने को तैयार है। आज रशिया 3 साल से लड़ाई कर रहा है, तो कितने सारे रशिया ने अपने रिसोर्सेस फूंक दिए यूक्रेन पे, और कब्जा तो कब का कर लिया। ये बिल्कुल चीजें कम समझ में आती है कि फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, और अप्रैल 2022 तक रशिया ने काफी सारी सिटीज पे अपना कब्जा कर लिया था। इट्स अ फैक्ट, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो 2022 में कब्जा किया, तब तो यूक्रेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने पूरी तरीके से हार मान लिया। अचानक से यूक्रेन को यूएस की फंडिंग मिल गई, और उसके बाद यूक्रेन इज फाइटिंग विद रशिया, एंड रशिया क्या कर रहा है, अपने मिलिट्री रिसोर्सेस को फूंक रहा है। 3 साल हो गए, आज 3 साल से फूंक रहा है वो। कितना मतलब एक तरीके से जो दिख रहा है उससे कुछ विपरीत ही हो रहा है, फ्रॉम द फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो मतलब जियो पॉलिटिकल ऑर्डर कुछ अलग ही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, रशिया दो तरीके से नुकसान झेल रहा है। एक तो वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेस को फूंक रहा है। अब रशिया की हालत ये हो गई कि उसको 1 लाख नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स उधार में लेने पड़ गए। उसके बदले वो ऑयल सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने 1 लाख उसको सोल्जर्स दिए हैं, अब वो वहां पे डिप्लॉय करेगा यूक्रेन में। ये नौबत आ गई रशिया की। तो रशिया ने अपना कितना सारा तो मिलिट्री को वेस्ट किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फूंक दिया। कितने उसने मिसाइल्स, पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट, बहुत भारी मात्रा में उसने फूका है। जो ऐसे यूक्रेन को जिसने उसने अप्रैल में पूरा तरीके से तबाह कर दिया। लाइक अगर आप दृश्य देख रहे हैं, अप्रैल 2022 में यूक्रेन उसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था रशिया ने, और कब्जा कर लिया। फिर 3 साल से पता नहीं वो क्या कब्जा करने की लगा है, क्या कर रहा है ना। ये भी है। एंड दूसरा, इसमें रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, सैंक्शंस, कितना इकोनॉमिक लॉस वहां के आम आदमी को झेलना पड़ रहा है ना, बिजनेसेस को। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कि भाई रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, रशियन गवर्नमेंट को ऐसा क्या हो गया कि वो मिलिट्री रिसोर्सेस को भी फूंक रहा है इतने बड़े लेवल पे, एंड इकोनॉमी, भाई इतने सैंक्शंस यूरोप से लग गए, अमेरिका से लग गए, तो कितना इकोनॉमिक लॉसेस उसको झेलना पड़ रहा है। तो एक तरीके से रशियन गवर्नमेंट रशियन पीपल को वो बिट्रे कर रही है, एंड वहां के लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि भाई वहां का जो फ्यूचर है, क्योंकि इकोनॉमी अगर जा रही है, रशिया बदनाम भी हो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, है ना। उसके मिलिट्री कितनी वीक हो रही है, मिलिट्री रिसोर्सेस उसके वेस्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से वेस्ट के सामने क्या कहते हैं, और वीक होता जा रहा है रशिया, और वीक होता जा रहा है ना, क्योंकि उसके मिलिट्री रिसोर्सेस तबाह हो रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट ने यूक्रेन को सेक्रीफाइस किया रशिया को एंगेज करने के लिए, या रशिया को का डाउनफॉल करने के लिए। तो ये मतलब बहुत इसमें डिबेट्स चलती है, वो तो हम
अपने कॉमन सेंस से जब एनालाइज करेंगे तो चीजें अपने को समझ में आएगी। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना है इसमें, यहाँ पे जो चाइना का स्टैंस है वो क्लियर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे साथ। तो चाइना इज अडॉप्टिंग अ मोर एम्बिग्युअस स्टैंस, मतलब कि चाइना किसकी तरफ है, चाइना खुल के नहीं आ रहा है। ना तो चाइना कह रहा है कि मैं रशिया को फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ, ना वो ये कह रहा है कि मैं नाटो को फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है ना कि देखो चाइना जो है वो ट्रेड में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। क्योंकि देखो चाइना के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव है। क्योंकि चाइना में कितने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अगर वहां पे सेल्स नहीं हुई टाइम से, अगर डिमांड नहीं जनरेट हुआ, और अगर वो वहां की इंडस्ट्रीज अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी। क्योंकि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी है, काफी बड़ा कॉस्ट है। जो तो उसके लिए चाइना ने काफी बड़े मात्रा पे कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। दैट इज नो डाउट, दैट इज द फैक्ट। बट चाइना की इकोनॉमी जब भी चलेगी जब ग्लोबल डिमांड होगी, क्योंकि जब ग्लोबल डिमांड होगी तभी तो ग्लोबल सप्लाई होगी। और चाइना ने वही तो रणनीति अपनाई है, कि चाइना ने ये रणनीति अपनाई है कि पहले तो उसने खूब पैसे लगा के स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया चाइना ने। फिर उसने क्या कहते हैं रेट्स, मतलब पहले तो रेट इतने कम किए ताकि उसने और मार्केट उसने पेनिट्रेट किया। यूरोप में उसने पेनिट्रेट किया, यूएस में पेनिट्रेट किया, इंडिया में, एशिया में, मिडल ईस्ट, हर जगह उसने पेनिट्रेट किया एंड अपना सप्लाई चेन बनाया। आज चाइना हर हर जगह सप्लाई कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड स्पेशली गुड्स। चाइना के गुड्स आज हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अफ्रीका से लेके यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, इंडिया, हर जगह, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह वो एक्सपोर्ट कर रहा है आज चाइना। तो चाइना की इकोनॉमी जब भी चलेगी जब ग्लोबल लेवल पे डिमांड होगा। अब यहाँ पे चाइना रिस्क नहीं ले सकता है। रिस्क अगर वो चाइना खुल के रशिया को सपोर्ट करेगा तो वेस्ट नाराज हो जाएगा। फिर वेस्ट जो है वो चाइना पे भी सैंक्शंस लगा देगा। वेस्ट कहेगा कि नहीं भाई, हम तो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स कह देगा कि हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और अभी ट्रम्प जब पावर में आया है तो ट्रम्प ने सबसे पहला काम क्या किया है, चाइनीज इंपोर्ट पे इतने टैक्सेस उसने बढ़ा दिए। उसने यूनाइटेड स्टेट्स में अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हमने चाइनीज इंपोर्ट पे टैरिफ बहुत रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ा दिया। अब उसके चलते जो यूएस के, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करेगी एंड चाइना की इकोनॉमी सफर करेगी। तो दीज आर लाइक माइंड गेम्स। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे एक स्मार्ट तरीके से, एक लीगल लीगल तरीके से, क्योंकि ट्रम्प के पास पावर है एंड इट इज लीगल, क्योंकि ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रम्प हैज द पावर टू डिसाइड कि भाई अमेरिका को चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है। तो रैदर देन डायरेक्टली पुटिंग अ बैन, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो बैन पुट करेगा तो एक रिलेशन खट्टे होंगे। उसने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया। तो टैरिफ इतने रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ा दिया कि अब मोर देन 80 to 90% जो बिजनेसेस है वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फिर कॉस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका कॉस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो चाइना जो है वो बिल्कुल भी रिलेशंस खराब नहीं करना चाह रहा है, ना तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ना वेस्ट के साथ। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का स्टैंस अभी एम्बिगुअस है। तो अब अपने को जियो पॉलिटिकल इक्वेशन कुछ कुछ समझ में आ रही है कि क्या कहते हैं, वेस्ट एक हो गया है। वेस्ट जो है यूरोप एंड अमेरिका एक हो गया है अगेंस्ट द रशिया। रशिया एंड यूरोप के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए, खटास बढ़ गई। एंड चाइना का अभी अपने को कुछ पता नहीं है कि चाइना एग्जैक्टली किसकी तरफ है। चाइना रशिया का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना एंड रशिया दे आर द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है, उसके बावजूद भी चाइना खुल के रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसका रीजन भी अपने को पता चला। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि चाइना खुल के यूरोप का या वेस्ट का सपोर्ट कर रहा है, वो भी हम नहीं कह सकते। तो चाइना का जो स्टैंड है वो एम्बिग्यूअस है। अब इसमें एक और बहुत अच्छा पहलू है, ये जो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। अब ये इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप? तो ये एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटजी है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं
या फॉरेन पॉलिसीज आप फ्रेम करते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। ये एक बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कि एक कंट्री जहाँ पे कि एक कंट्री क्या करता है, बाकी कंट्रीज को गुमराह करता है। वो गुमराह कैसे करता है, वो किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेता है एंड लोगों को डराता है कि अगर आप इसका बचाव करोगे, अगर आप इस कंट्री को बचाने आओगे तो मैं न्यूक्लियर पावर का यूज करूंगा। तो दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में होता क्या है कि कोई भी जो कंट्री है वो क्या करती है, जानबूझ के सिचुएशन को एक्सेलेट करती है, मतलब जानबूझ के वो वायलेंस करती है। हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री को उसने कब्जा कर लिया, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया। अब रशिया खुलेआम मतलब पूरे वर्ल्ड को ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी यूक्रेन की मदद करेगा तो हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, वी विल यूज द। एंड न्यूक्लियर पावर का नाम सुनते ही, न्यूक्लियर वेपन का नाम सुनते ही सारी कंट्री इसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे देखा है ना कितना खतरनाक वो हुआ, एक उसको क्या कहते हैं घाव, हमने मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ने पहुंचाया जापान को और वो घाव अभी तक नहीं भरा है। उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो वो जो घटना घटी उसके बाद तो न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर वेपन का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि एक फियर क्रिएट हो जाता है। तो एक तरीके से रशिया जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप लेमैन टर्म्स में आप ये कहो कि एक कंट्री ब्लैकमेल कर रही है कि वो मनमानी कर रही है, वो जानबूझ के एक बहुत ही पीक लेवल पे क्या कहते हैं चीजों को एक्सेलेट कर रही है, एस्केलेशन। एंड वो ये बहाना बना रही है कि अगर कोई उस सिचुएशन को डी एक्सेलेट करने की कोशिश करेगा, अगर कोई सपोर्ट में आएगा दूसरी कंट्री के जहां पे मैं अपना कब्जा करना चाह रहा हूं, तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करूंगा। सो दैट इज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। एंड ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि एक लेवल पे एक लेवल पे हो सकता है कि बाकी कंट्रीज डर जाए एंड ये जो कर रहा है उसको करने दे, क्योंकि भाई कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि भाई अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा कहीं सच्ची में ये न्यूक्लियर वेपन ना यूज कर दे, है ना, डर जाते हैं। बट यहाँ पे अगर इस कंट्री का लाइक अगर रशिया का इंटेलिजेंस फेलियर हो गया तो जो वेस्ट है वो रशिया को दबोच लेगा। वो हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच इंसिडेंट्स ऑल्सो वेर द वेस्ट, द NATO कैन आइडेंटिफाई द लूप होल्स इन रशियन इंटेलिजेंस एंड उसके हिसाब से फिर वो क्या कहते हैं मतलब सिचुएशन को और वर्सन कर सकता है। ये भी एक बहुत पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया ने धमकी दी कि हम न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करोगे। और वेस्ट को गुस्सा आ गया, वेस्ट को गुस्सा आ गया, नेटो को गुस्सा आ गया, अच्छा बेटा तुम न्यूक्लियर यूज करोगे हम भी न्यूक्लियर यूज करेंगे। तो जब गुस्से से ही तो चीजें गड़बड़ होती है, तो दोनों एग्रेसिव हो गए। और दोनों एग्रेसिव हो गए, कल को गलती से किसी एक ने न्यूक्लियर वेपन चला दिया और वो 10 चलाएगा, फिर वो 20 चलाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा। एंड इसीलिए बहुत सेंसिटिव है ये न्यूक्लियर brinkmanship is a very dangerous strategy and unfortunately it is very unfortunate for us। रशिया ये कर रहा है, क्यों कर रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कर रहा है ये, कैसे रशिया के जो सिटीजन्स हैं वो ये चीज होने दे रहे हैं। क्योंकि कल को अगर नेटो का दिमाग घूम गया और अगर नेटो ने कुछ एक्शन ले लिया तो सबसे ज्यादा हानि किसकी पहुंचेगी, रशियन सिटीजन्स की पहुंचेगी। वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, वो क्यों नहीं रशियन गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक सीन है, एक बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है एंड दिस कैन गो अगेंस्ट रशिया ऑल्सो। यूक्रेन में उसको ऐसा क्या मिल गया जहां पे कि उसने यूक्रेन को पूरा तबाह कर दिया। वो तबाह हो गया तो यूक्रेन से उसको, भाई एक बार जब चीजें तबाह हो गई तो उसको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यूक्रेन तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब यूक्रेन कैसे तो रशिया को हानि पहुंचाएगा। तो वही कुछ चीजें हैं जो समझ के परे है। तो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में 3 बातें अपने को, मतलब होता क्या है वो समझ में आ गया, वो मैं लिखूंगा नहीं। और रशिया कैसे यूज कर रहा है वो भी समझ में आ गया कि रशिया ब्लैकमेल कर रहा है। कि अब इसके 3 पहलू हैं। एक तो होगा न्यूक्लियर एस्केलेशन। तो बेसिकली होता क्या है ना कि अब रशिया को ब्लैकमेल अगर करना है तो फिर रशिया को ये दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ डील कर रहा है, वो कुछ न्यूक्लियर
वेपन्स के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है, कुछ ड्रिल्स कर रहा है, या उन वेपन्स को किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय कर रहा है, वो सब दिखाना पड़ेगा। तभी तो दुनिया डरेगी, तभी तो वेस्ट डरेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली रशिया ये सब चीजें कर रहा है। अगर आप न्यूज को बहुत क्लोजली वॉच करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि रशिया ये सब चीजें कर रहा है। रशिया दिखा रहा है दुनिया को कि भाई हम न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं, हम ड्रिल्स कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हम कोरिया में डिप्लॉय कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स। ऐसी ऐसी घटनाएं अपने को देखने को मिल रही है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो न्यूक्लियर एक्सकलेशन इट्स इज वेरी डेंजरस एंड इट इज लीडिंग टू फ्रेजिलिटी द ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। क्योंकि अब न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप अगर पिक्चर में आ गया तो पूरा का पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे सवाल उठ गया, वो पूरा तो का पूरा हिल गया। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। तो यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का रोल कितना बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया कि भाई रशिया दिन दहाड़े न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है, वो भी इतने महीनों से कर रहा है। एंड व्हाट यूनाइटेड नेशंस इज डूइंग, इट्स अ क्वेश्चन। वो कैसे कर पा रहा है ऐसा? आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी कहाँ गई? आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो। जहां पे कि रशिया ने तो यूक्रेन को पूरा तबाह कर दिया, अब बचा क्या है? अब रशिया को यूक्रेन से मिलेगा क्या? एंड वाई रशिया इज नाउ फॉर लाइक यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा है? वो क्यों अपने रिसोर्सेस फूंक रहा है? वो क्यों इकोनॉमिक लॉसेस, इतने सैंक्शंस उस पर लगे रशिया पे, क्यों रशियन सिटीजन्स जो रशियन बिजनेसेस है उनको इतने लॉसेस बुक करने पड़ रहे हैं? वहां की इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है, वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं रशियन सिटीजन्स? एंड अब वो न्यूक्लियर की बात कर रहा है। ये तो कितना एक डेंजरस है। कल को अगर वेस्ट नेटो ने एक्शन ले लिया तो रशियन सिटीजन्स का क्या होगा? कौन उनकी बचाव करेगा? उनकी खुद की गवर्नमेंट उनके बचाव नहीं कर पा रही है। तो दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस which needs to be taken care of. And why the United Nations, where it is, what role it is playing, it's a question. And इसमें जो तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू है, भाई न्यूक्लियर एक्सकलेशन समझ में आया, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरा हिल गया। एंड देर इज अ पोटेंशियल, अगर ये चलता ही रहा, अगर रुकेगा नहीं, so there is a potential for catastrophic consequences, potential for catastrophic consequences, and it is very dangerous. तो कैटेस्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? भाई अगर एक कंट्री ने, लाइक अगर नाटो ने एक्शन ले लिया तो रशिया भी एक्शन लेगा। फिर हो सकता है कि चाइना भी वॉर में आ जाए, बाकी कंट्रीज भी वॉर आ जाए, तो कैटेस्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो पूरा तबाही हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर 3। एंड अनफॉर्चुनेटली अब ये ट्रम्प को पता नहीं क्या हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, जैसे वो पावर में आए वो वर्ल्ड वॉर 3 की बात करने लग गए, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात करने लग गए। जहां पे कि उनको साफ साफ दिख रहा है कि रशिया जो है, मतलब जो रशिया की जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है, जो रशिया धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो ट्रम्प को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो ट्रम्प के पास पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास पावर है, और यूनाइटेड स्टेट्स ही तो खिसका हुआ है। क्योंकि जापान पे अटैक किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने तो किया है। और ट्रम्प बहुत एग्रेसिव है। ट्रम्प तो वो तो कह रहा है ना कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसकी तो मैं वाट लगाऊंगा। वो तो बहुत एग्रेसिव है ट्रम्प तो। और अब पुतिन अगर अड़ा रहा, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप अगर पुतिन करता रहा, तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। ट्रम्प ने तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे दी वर्ल्ड वॉर 3 की। तो यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, ये बात अपने को बिल्कुल समझ में नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस पे भी खतरा है, यूएस पे भी खतरा है, रशिया पे भी खतरा है। खतरा किस पे है? सिटीजन्स पे है। यूनाइटेड नेशंस के सिटीजन्स पे साफ साफ खतरा है। एंड क्या कहते हैं, रशियन सिटीजन्स पे साफ साफ खतरा है। तो यहाँ पे हमको लाइक सिटीजन्स को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा सरकारों पे। सरकार कैसे अपनी मनमानी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर? न्यूक्लियर पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो तबाही मच जाएगी। तो अभी हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू देखे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इट हैज चैलेंज द रूल बेस्ड ऑर्डर, it has led to realignment of geopolitical alliances and it has led to nuclear brinkmanship। अब अगला जो पहलू है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस तो ये तो बहुत ही शर्मनाक भी है, दर्दनाक भी है। क्योंकि रशिया ने दिन दहाड़े यूक्रेन पे अटैक किया, धावा बोल दिया, इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से कितने लाइक 40 मिलियन, मतलब बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए।
उनको अपनी सिटी छोड़ के भागना पड़ गया। ऐसा हुआ है वहां पे। कितने लाइक करोड्स ऑफ पीपल, उनकी गृहस्थी उजड़ गई। इससे अनफॉर्चुनेट और क्या हो सकता है? क्योंकि भाई आप खुद इमेजिन करो, कितनी अच्छी अच्छी सिटीज, कितनी बड़ी बड़ी सिटीज, उस पे अगर अटैक हो जाए तो लोग भाई जान बचाएंगे? वो छोड़ के भाग गए, ना कोई आगे, ना उनका कोई ठिकाना थोड़ी ना है। कहाँ कहाँ बेचारे भटक रहे होंगे। एंड कुछ लोग वापस भी आए हैं, तो वापस आए देख रहे हैं सब तबाह है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, स्कूल्स तबाह हो गए, यूनिवर्सिटीज तबाह हो गए। अब यूक्रेन में बचा क्या है? तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। कितने लोगों की जान चली गई, इनोसेंट। उनकी क्या गलती? हु इज अ क्रिमिनल? क्राइम का मतलब क्या होता है? किसी की जान लेना, वो तो सबसे बड़ा क्राइम है ना। भाई आज कोई सबसे घिनौना क्राइम क्या कर सकता है? किसी दूसरे इंसान की जान लेके, इट्स अ वेरी क्राइम। तो यहाँ पे तो जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कितने लोगों की जान ले ली। क्योंकि भाई जब मिसाइल्स गिराई, तो भाई लोगों पे भी तो गिरी होगी ना। कितने लोग मरे, कितने उसमें मासूम बच्चे होंगे, क्या क्या होगा। उसके बावजूद भी, मतलब इतने दर्दनाक घटनाएं घटती है, उसके बावजूद भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, अब जब ब्रिक्स समिट होता है, तो क्या कहते हैं, जाम लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनको, उनसे अच्छे से तमीज से बात करें एंड थोड़ा मतलब, है ना, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करें। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। ह्यूमन राइट्स। आज हर एक लीडर, हर एक कंट्री का जो लीडर है, वो भी तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो हमको क्यों नहीं यूक्रेन का जो वो है, वो दिख रहा है। यूक्रेन में जो जो लॉस हुआ है, कितने लोग बेघर हो गए, उनकी जिंदगी उजड़ गई, वो अपने को क्यों नहीं दिख रहा है? और यूक्रेन के लोग आतंकवादी थोड़ी ना है। भाई अगर आईएसआईएस में ये चीज हो, सीरिया में ये चीज हो, तो समझ में आता है कि वहां पे तो वो लोग टेररिस्ट हैं। वो तो क्या कहते हैं, लोगों की को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनका आप उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हो, वो समझ में आता है। ये तो अच्छे डिसेंट लोग हैं ना। ये तो यूरोप के लोग हैं, गुड कम्युनिटी, अच्छे लोग, डिसेंट लोग, इनके साथ इतना अन्याय हुआ। एंड यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जब ब्रिक्स समिट होती है, तो सब गले मिलते हैं, जाम लगाते हैं, एंड कोई भी स्टेप्स नहीं उठा रहा है। तो इट्स वेरी कंसर्न, क्योंकि अभी तक तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाना चाहिए ना। 3 साल हो गए, अभी भी ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अरे हम लोग हिटलर को गाली देते हैं, ठीक है, देना भी चाहिए कि भाई उसने जो जेनोसाइड किया, वो तो बहुत ही दर्दनाक था। एंड उसके रेस्पॉन्स में फिर उसको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करी, एंड उसका फिर एनकाउंटर भी किया गया। कैसे भाई कोई लीडर पावर का मिसयूज करके अपनी खुद की आर्मी बना के, नाजी आर्मी उसने बनाई। एंड उसने जो जीविश है, इजरायली, उनका कितने लाखों लोगों का उन्होंने जेनोसाइड कर दिया। तो दैट इज अ ब्रूटल क्राइम। अब रशिया भी क्या कर रहा है? अब रशिया इनडायरेक्टली जेनोसाइड कर रहा है। भाई आप किसी सिटी पे एवे ही आप अटैक कर दो, दैट इज इनटॉलरेबल। आज आज कितने मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस हो गए, उनकी पूरी रोजी रोटी छिन गई। एक तरीके से उनका सब खत्म हो गया ना। कितने लोग मर गए। तो ये क्या है? ये भी तो हिटलर जैसा ही एक्ट है ना। एंड इट्स सो स्ट्रेंज कि रशियन सिटीजन्स, दे आर सो साइलेंट। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना ना किसी दूसरे आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ना दूसरी कंट्रीज को फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक डिसरप्शन। इकोनॉमिक डिसरप्शंस, अब बेसिकली ये एक बहुत खतरनाक है। मतलब देखो, हुआ ऐसा है ना कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया, लाइक यूक्रेन की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है। डेफिनेटली यूक्रेन तो तबाह हो गया। यूक्रेन में तो क्या ही बचा है, जो है ना, यूक्रेन बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड है। इट इज अ फैक्ट। रशिया की इकोनॉमी भी तो हैम्पर हुई है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लग गए। यूरोप ने बुरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिए, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। तो रशिया की इकोनॉमी सफर कर रही है, इजंट इट? तो जब भी जो रशिया इज अ मेजर पावर, उसकी इकोनॉमी सफर कर रही है, तो ग्लोबल डिमांड आपकी कम हो रही है। एंड एक तरफ इसराइल बड़े बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। तो कितने मिलियंस ऑफ पीपल जो पोटेंशियल बायर हैं, जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, आज आज यूक्रेन में
लाइक 40 मिलियन जो पोटेंशियल कंज्यूमर थे वो चले गए, वो हेल्पलेस हो गए। तो वो डिमांड 40 लाख, नो नॉट 40 लाख बल्कि 4 करोड़, 4 करोड़ लोगों की डिमांड कम हो गई आज ग्लोबल इकोनॉमी में। आज गाजा में करोड़ों लोगों की डिमांड कम हो गई। अब रशिया में सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो वहां पे डिमांड कम हो रही है। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए। अब क्या कहते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने रशिया से तेल परचेज करना शुरू किया जस्ट आफ्टर द वॉर, उसने हाथ मिलाया। एंड हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि हम सस्ते रेट में तेल खरीदते हैं रशिया से। अरे भाई, आप सस्ते रेट में तेल खरीदते हो तो 2022 से फ्यूल प्राइसेस 140 रुपए कैसे चले गए? जो 70 रुपए का था वो 140 रुपए हो गया, अब अभी भी 100 रुपए का है। तो जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। तो ग्लोबल डिमांड कम हो रही है। आज श्रीलंका को आप देख लो, श्रीलंका में अभी 2-3 साल पहले कितना बुरा हाल हुआ है वहां की इकोनॉमी का, वहां की डिमांड बैठ गई। बांग्लादेश में भी कूप हुआ, म्यांमार में कूप हुआ, नेपाल में हुआ। तो कौन कर रहा है ये? कोई कोई माफिया है क्या जो मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बैठाना चाह रहा है? इकोनॉमी को बैठाना मतलब डिमांड को बैठाना। जब डिमांड बैठ जाएगी तो होगा क्या? चाइना सफर करेगा। जब डिमांड बैठेगी तो चाइना सफर करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव इकोनॉमी है। मतलब उसको प्रोडक्शन अगर वो नहीं करेगा तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी, और प्रोडक्शन जब भी करेगा जब डिमांड होगी, और ग्लोबल डिमांड आप देखो कितने बड़े लेवल पे हो रही है। तो चाइना यहाँ पे फेल हो रहा है। तो जब भी ऐसे वॉर हो रहे हैं तो वहां पे चाइना फेल हो रहा है। क्योंकि चाइना क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि चाइना का जो बिजनेस है वो सफर कर रहा है। तो ग्लोबल डिमांड कम हो रही है ना, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन बात करें तो ग्लोबल डिमांड कम हो रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमी में डाउनफॉल आ रहा है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा तो क्या होगा? रिसेशन होगा। सो द वॉर हैज डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, द वॉर हैज फ्यूल्ड द इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन आपकी डिसरप्ट हो गई ना, क्योंकि भाई वॉर हो रहा है तो जो सप्लाई चेन है, जैसे कि जो यूरोप को जो एनर्जी मिलती है वो यूक्रेन से मिलती थी, क्योंकि यूक्रेन में बहुत एनर्जी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो सब डिसरप्ट हो गए, वो सब तबाह हो गए। तो पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं रिसोर्सेस की कमी आ गई ना, जिसकी वजह से महंगाई, आज यूरोप में कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड ऑल्सो फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठ गए, लाइक फूड इनसिक्योरिटी, इजंट इट? तो ये सब बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है उसको तो देख के ऐसा लगता है कि कोई एक है, माफिया कह लो, कुछ भी कह लो, जस्ट लाइक हिटलर। हिटलर भी अपने जमाने में था ना। अब हिटलर ने तो सिर्फ जूइश लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करी, ये तो पूरे वर्ल्ड को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लाइक इट्स जस्ट माई ओपिनियन, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बात को मानो, बट लुकिंग एट इट, इट सीम्स लाइक दैट, इट सीम्स लाइक दैट। तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, हाउ लाइक इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने ये देखा कि पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन चेंज हो गया है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो चेंज हो गया है। एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है। अगर कोई रशिया जैसी कंट्री दिन दहाड़े अगर किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कर रही है, उसको रेड कर रही है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर रही है, 40 मिलियन लोग वहां से, मतलब इनिशियली 80 मिलियन, मतलब पूरा का पूरा यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में जो प्राइम सिटीज की जितनी पॉपुलेशन थी सब खाली हो गई। तो कौन मरना चाह रहा है? दिन दहाड़े वहां मिसाइल्स गिर रही है, सब जान बचा बचा के भाग गए वहां से। उनको ना, उनको आगे दिखा ना पीछे दिखा, क्या तो खा रहे हैं, कैसे तो रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड ये सब कवर किया नहीं, मीडिया ने ये सब नहीं कवर किया। तो मीडिया पे क्वेश्चन उठ रहा है, मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, मीडिया ने कभी वो रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया ने हमेशा बस ये दिखाया कि इसने ये बम गिरा दिया, उसने ये बम गिरा दिया। तो सेंसिबल जो जर्नलिज्म है, क्योंकि जर्नलिज्म का जो इंटेंशन है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट? टू सॉल्व प्रॉब्लम, और टू एटलीस्ट शो द ग्राउंड रियलिटी, है ना, एटलीस्ट शो द ग्राउंड रियलिटी, that is like highly missing. It is all fabricated. It seems like it's all fabricated. The word is understanding or listening to what they are trying to feed us.
वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं एंड हम बस वो नैरेटिव पे हाँ मिला रहे हैं, हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे, है ना। तो ये सब बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं हमारे साथ। तो साथियों, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया रशिया यूक्रेन वॉर एंड हाउ इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो मैंने काफी आई होप पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए विच कैन बी अ सब्सटेंस फॉर योर आंसर राइटिंग। एंड यहाँ पे हम कुछ और चर्चा करते हैं, लाइक फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस कि अभी अगर ये ऐसा ही चलता रहा या अगर रुक भी जाता है तो आगे क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, रशिया का यूक्रेन पे जो इन्वेजन है, इसके क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है वो हम फटाफट डिस्कस करते हैं, उसको फील करो। तो एक तो ये है कि जो ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। मतलब जो जियो पोलिटिकल इक्वेशन है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब रशिया एंड यूरोप के बीच में एक, कहते हैं ना, रिश्ते खत्ते हो गए, रिश्तों में अड़चन आ गई, लाइक दरार दरार आ गई। एंड ये जो दरार होती है ये लॉन्ग टर्म तक रहेगी। अब ये यूरोप भूलेगा थोड़ी ना, यूरोप हमेशा याद रखेगा कि रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया, तो वो हमेशा बदला लेने की कोशिश करेगा, सेंस ऑफ रिवेंज। तो ये रशिया के लिए एक हानि है, लाइक फ्यूचर इम्प्लीकेशन। एंड यहाँ पे एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अब कैसे तो यूनाइटेड नेशंस पे भरोसा करें, या जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उस पर हम कैसे रिलाई करें, जहां पे आम आदमी को सफर करना पड़ रहा है। आज यूक्रेन के जो सिटीजन्स है, जो सिविलियंस है, उनकी क्या गलती। अब भारत तो ये चीज कितने सालों से झेल रहा है ना, हम ये क्यों नहीं देखते कश्मीर में जो हो रहा है। आज कश्मीर में कितने टेरर अटैक हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, उस बट पहले बहुत ज्यादा थे, उसकी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। एंड कौन कर रहा है, पाकिस्तान के टेररिस्ट कर रहे हैं, या पीओके में जो उन्होंने अपने टेरर हब्स बना रखे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो कश्मीर में जो चीज हो रही है पूरी दुनिया उसको चुपचाप देखती रही। चलो कश्मीर में जो हुआ वो तो एक छोटे लेवल पे है ना, एज कम्पेयर टू यूक्रेन। कश्मीर में तो चलो ठीक है, टेररिस्ट आते हैं, वो बहुत एक छोटे लेवल पे हानि पहुंचाते हैं, बट स्टिल स्टिल इट्स अ सीरियस हानि। अगर एक भी जान जाती है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट यूक्रेन में आप देखो, रशिया ने तो सारी हदें पार कर दी, दिन दहाड़े पूरी सिटी को तबाह कर दिया। ये तो अनइमेजिनेबल है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। पूरी सिटी तबाह हो गई। तो हम कैसे तो यूनाइटेड नेशंस पे भरोसा करें, जहां पे कि हम चिल्ला रहे हैं, हम कितने सालों से चिल्ला रहे हैं कि भाई आप जम्मू कश्मीर में पीस एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। वो साफ साफ दिख रहा है ना, भाई टेररिस्ट हवा से तो आ नहीं रहे। भाई अफगानिस्तान के साथ तो हमारे संबंध ठीक है, अब तालिबान के साथ भी ठीक है, तो टेररिस्ट आ कहां से रहे। अब कश्मीर तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है। ये तो एक सीधी सादी बात है ना कि वहीं पाकिस्तान से इंट्रूजन हो रहा है। हम चिल्लाते रहे यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, क्या उसमें उसने सोल्यूशन दिया, कुछ सोल्यूशन नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। भाई आप ग्लोबल सिक्योरिटी में फेल हो गए, और ये रशिया का यूक्रेन पे अटैक, यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह होना, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का। एंड इसराइल ने गाजा को तबाह कर दिया पूरी तरीके से। अरे भाई आपको दिक्कत है जैसे हजबुल्ला हो गया, हिजबुल्ला एंड ये होती है ना, ये जो भी है, इनसे आपको दिक्कत है, आप क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो। भाई आप टारगेटेड अटैक करो ना। आप कैसे आम आदमी पे मिसाइल गिरा सकते हो, ये तो आप हिटलर वाला काम कर रहे हो। कौन आपको अथॉरिटी दे रहा है। आप कह रहे हो कि वो छुपे हुए हैं, तो छुपे हुए हैं तो आप क्या सिविलियन जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर आप बंकर गिर वो मिसाइल्स गिरा दोगे, तो मजाक हो गया। भाई आप छुपे, अब यूनाइटेड नेशंस की भी आर्मी होती है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस की भी आर्मी होती है। यूनाइटेड नेशंस का बहुत ज्यादा पावर है। अगर छुपे हुए हैं आप, यूनाइटेड नेशंस की मदद लो, अब सर्जिकल स्ट्राइक करो। भाई जा जाके, भाई कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है अब तो, जा जाके मारो उनको। आप कैसे खुलेआम तबाह कर रहे हो, हॉस्पिटल्स पूरे तबाह कर दिए, स्कूल्स आपने तबाह कर दिए, बच्चों, कितने बच्चों मासूमों की आपने जान ले ली। मतलब इसको कहते हैं सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना। पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, गाजा का पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, यूक्रेन का पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। कितने साल लगेंगे उसको फिर से ग्रो होने में। तो ये एक बहुत ही हिटलर पना है। अब और यूनाइटेड नेशंस है चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये एक चैलेंज है हमारे सामने। एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज बहुत बड़ा है। आज यूनाइटेड स्टेट्स, मैं अब आपको यूनाइटेड स्टेट्स की सच्चाई बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स
क्या कहते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाता है अपने वहां पे सेनेट में, है ना। यूक्रेन का प्रेसिडेंट का प्रोफेशन कॉमेडियन है, पहले तो कॉमेडियन ही था ना, फिर प्रेसिडेंट बना वो। उनको वो बुलाता है वहां पे, एंड वो खूब दिखाता है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, पैसा देता भी है। और पैसा क्यों देता है? पैसा देता है मिलिट्री फंडिंग, वेपन फंडिंग की, भाई आप रशिया की को हानि पहुंचाओ। क्योंकि भाई यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में तो कोल्ड वॉर है ना, अभी भी उनकी बनती नहीं है। तो वो तो यूनाइटेड स्टेट्स तो चाहते ही है कि भैया रशिया का मतलब अटैक करें, प्रॉक्सी वार यूजिंग यूक्रेन। तो जो बाइडेन ने यूक्रेन को खूब पैसे दिए, $600 बिलियन, $300 बिलियन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का जो गवर्नमेंट है वो इतना इनह्यूमन है कि रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम पे उसने कुछ किया ही नहीं। उनको ये नहीं दिख रहा कि जो 40 लाख लोग आज भटक रहे हैं, भाई यूनाइटेड स्टेट्स बहुत इजीली उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है। वो शिप में वो फूड पाउच बेचता है, बट उससे काम थोड़ी ना चलेगा। मतलब एक तरीके से कंट्री जो है ना वो मतलब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे चीजें अच्छी से नहीं चल रही। और ये जितने भी एनजीओज हो गई, या जो यूनाइटेड नेशंस में भी ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यूनाइटेड नेशंस के सामने, वो सब फेल हो रहे हैं जिस तरीके से अपने को चीजें देखने को मिल रही है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये भी हमारे सामने चैलेंज है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आम आदमी को जागना पड़ेगा, आम आदमी को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे हमेशा तो रहेंगे नहीं, वी ऑल आर टेम्पररी, हर किसी को ऊपर जाना है, ये एक सत्य है, ये एक जीवन का सत्य है। तो कोविड-19 ने तो ये सत्य हमको दिखाया कि ये जो वॉर है, हमको भी वॉर लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सोल्जर्स वॉर लड़ेंगे, नहीं, आम आदमी को भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। कोविड-19 ने ये दिखाया, क्योंकि जो वायरस था वो आम आदमी तक पहुंच गया था, और आम आदमी ने जो लड़ पाया वो बच गया, और जो नहीं लड़ पाया वो ऊपर चला गया। तो अब अपने को वॉरियर बनना पड़ेगा ना। जो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हो, अपने को वॉरियर बनना पड़ेगा। अपने को ज्यादा लालच नहीं करना पड़ेगा, अपने को जो हमारी नीड है बस वो पूरा करना है, एंड लोगों की मदद करनी है। अपने को एनजीओज बनाने पड़ेंगे, हम अपने को यूनाइटेड नेशंस पे भरोसा नहीं करना है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं करना है, उनके भरोसे हम नहीं बैठ सकते। अपने को अपनी खुद की एनजीओज बनानी है, हमको पैसा इकट्ठा करना है, एंड रिलीफ पहुंचाना है, सही मायने पे जो रिलीफ है वो पहुंचाना है। तब जाके जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। तो हमने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस किया। डेफिनेटली अब आंसर राइटिंग में आप ये सब नहीं लिखोगे कि हम अपना खुद का एनजीओ बनाएंगे। ये तो मैं एक जनरल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि अभी यूक्रेन में जो हुआ, और जो गाजा में हुआ, और अभी आपका ट्रम्प, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स की वो बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत खतरनाक दिशा ले रहा है। और हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रशिया से क्यों इतना ज्यादा वो क्लोज हो रहे हैं, जहाँ पे कि इतने महंगे रेट में वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। दिखाते कहते हैं कि सबको कहते हैं कि हम सस्ते रेट में खरीद रहे हैं, तो आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा क्यों दिए? इतने महंगे फ्यूल प्राइसेस आज तक कभी भारत की हिस्ट्री में नहीं हुए। ₹140 पर लीटर, ₹100 पर लीटर कभी नहीं हुए। एंड उससे इन्फ्लेशन आप देखो, आपको ये तो बिल्कुल अपने को साफ साफ दिख रहा है ना, हर चीज कितनी महंगी हो गई। एवरीथिंग हैज गॉन वेरी हाई, द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इट इज वेरी हाई। एंड जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड घटता है, इजंट इट? जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोगों को चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर कोई ₹20,000 कमा रहा है, या ₹20,000 का खर्चा उसका है, तो वो ₹20,000 में कम चीज खरीद पाएगा, उसकी डिमांड कम हो गई। और जब डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो जब प्रोडक्शन कम होता है तो कंपनीज लॉस में चली जाती है, जो एमएसएमई है वो लॉस में चली जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो लॉस में चली जाती है, वो ले ऑफ कर देती है, वो कट ऑफ कर देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो डिमांड और कम होती है। जो एक एक आदमी जो पैसा कमा रहा था, अब उसकी जॉब चली गई, तो वो और बजट उनका टाइट हो जाएगा, और डिमांड कम होगी। जब और डिमांड कम होगी और प्रोडक्शन कम होगा, और छटनी होगी, और तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, डिमांड कम होती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, डिमांड कम होती जाएगी, विशियस साइकिल। और अनफॉर्चुनेटली भारत इस विशियस साइकिल में है। हमको दिख क्यों नहीं रहा है? वो सीएन, चलो ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो बड़े बड़े समिट आप देखते हो उसमें वो क्या क्या कहते हैं, इस एक साफ साफ इक्वेशन क्यों नहीं दिख रहा है हमको कि क्या कहते हैं इकोनॉमी
सही नहीं चल रही है ना भाई। किसी भी कंट्री में अगर फ्यूल प्राइसेस इतने बड़े होंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। ये जो मिनिस्टर्स है ये खुलेआम हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब हमको जागना है, हमको इनकी वाट लगानी है कि भाई कैसे आप हमको खुलेआम बेवकूफ बना सकते हो। भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इतनी मोटी मोटी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं, इतने मोटे मोटे उसमें प्रिंसिपल्स हम फील करते हैं, आप हमको कैसे बेवकूफ बना सकते हो। आपकी ये तो गलत बात है ना। तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। इतने आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए और आप कहते हो कि हम सस्ते रेट में हम फ्यूल ले रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हैं इसमें ना, तो आपको सब देखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर वर्थ वाइल लगा होगा, कुछ काफी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। तो आपको बिल्कुल मतलब इस चैनल को सपोर्ट करना है। डू सब्सक्राइब इट। आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। एंड आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो डू कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।